हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज जो कि हम करंट अफेयर का वीकली सीरीज कर रहे थे, बेसिकली वन लाइनर करंट अफेयर का, उसमें मैं अगस्त महीने का तीसरा वीक जो कि 15 से 22 तक का रखा हूँ वो लेकर आया हूँ। तो आइए हम लोग ये याद रखिएगा कि अगस्त के 2 वीक के आ चुके हैं, ये 16 से 22 तक के इसमें कवर किए जाएंगे जो वन लाइनर करंट अफेयर है वो। तो आइए अगस्त का हम वन लाइनर करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो पहला देखिए, विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया गया, जो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डेज है वो, उसका डेट क्या था, 19 अगस्त। उसके बाद सद्भावना दिवस मनाया गया 20 अगस्त को। देखिए, सद्भावना दिवस मनाया जाता है, राजीव गांधी की इस दिन जन्मतिथि थी, इसलिए ये मनाया जाता है। और उसके बाद विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया 21 अगस्त को, जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए ये मनाया जाता है। उसके बाद एक आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिन 21 अगस्त को ये भी मनाया जाता है। इसमें क्या है कि हम रिमेंबर करते हैं, ट्रिब्यूट करते हैं जो विक्टिम हैं टेररिज्म के, उनको 21 अगस्त को। ये यूएन के द्वारा स्थापित एक दिन है, ये 2017 में शुरू किया गया था इसको, और उसके बाद से ये मनाया जा रहा है। देखिए, वर्ल्ड में कई जगह टेररिज्म को बहुत ज़्यादा घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए जो पीड़ित हैं, जो उनसे जिनको नुकसान होता है, उनकी स्मरण और श्रद्धांजलियों में को हम इस दिन को रिमेंबर करते हैं। ठीक है, तो ये 4 दिवस आप याद रखिएगा इस हफ्ते के इम्पोर्टेंट। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है केंद्रीय जल आयोग, जो सेंट्रल वाटर कमीशन है वो, और गूगल ने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है। देखिए, अभी क्या है कि जब इंडिया मानसून शुरू होता है तो कई इलाके हैं जिसमें कि बाढ़ के खतरे बढ़ जाते हैं। तो उस चीज़ को कम करने के लिए क्या किया गया है कि सेंट्रल वाटर कमीशन गूगल के साथ मिलकर एक फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव लॉन्च की है। इसमें ये क्या पहले बताएंगे कि जो बाढ़ की स्थिति है वो कैसी है, और आने वाले दिनों में बारिश कैसा होगा, उससे बाढ़ की क्या संभावनाएं हैं, डैमों की क्या स्थितियां हैं। तो ये रियल टाइम आपको डाटा मिल जाएगा, तो जिससे कि जो जो उस एरिया में लोग रह रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि कब हमें मूव करना है, कब नहीं मूव करना है। क्लियर है? तो याद रखिए, गूगल और सेंट्रल वाटर कमीशन। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में हमारे पीएम ने 74th जो इंडिपेंडेंस डे था उस दिन इन्होंने अनाउंस किया था राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। इसके देखिए, अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें 4 की फीचर्स रखे गए हैं अभी के लिए। पहला क्या है, इसमें हेल्थ आईडी की बात की गई है कि सभी का एक हेल्थ आईडी बनेगा। क्लियर है? जो आपके मोबाइल नंबर या आधार के साथ लिंक रहेगा, तो उसमें आपकी डिटेल आ जाएगी। दूसरा क्या है कि आपका एक पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, जिससे कि आपको क्या क्या बीमारी थी, क्या नहीं थी, आपकी जो पूरी हिस्ट्री है आपके स्वास्थ्य को लेकर, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। उसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड दिया हुआ है कि डिजी डॉक्टर। ठीक है, तो डिजी डॉक्टर क्या हो गया? डिजिटल डॉक्टर। इसका मतलब है कि डॉक्टरों का एक लॉकर होगा, उसमें डॉक्टर के बारे में लिखा रहेगा, क्या है, कैसे है, वो क्या देखते हैं, उसके बाद उनकी डिटेल, उनका मोबाइल नंबर रहेगा, ताकि लोग उससे संपर्क करके अपने अपने ग्रीवांसेस को दूर कर सके। इसमें ऑप्शन दिया गया है कि कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल अगर चाहे तो ही इसको ऑप्ट कर सकता है, क्योंकि देखिए उसमें डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स देने होते हैं, तो जो देना चाहे उन्हीं के लिए है ये। तो डिजी डॉक्टर एक ऑप्शन है। उसके बाद एक और ऑप्शन रखा गया है इसमें कि हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद अभी क्या बोला, अभी तो ये 4 फीचर्स के साथ, 4 फीचर्स के साथ इनको इनको जारी किया गया है, और इनके बारे में ये रखा जाएगा, ताकि जो भी जानकारी है वो गवर्नमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को वो मिल सके, ताकि वो उस पर जो भी कार्रवाई करनी हो उस हेल्थ के पूरे एरिया में लेके, या किसी पर्सनल को लेकर, किसी फैमिली को लेकर, तो वो कर सके। इसके बाद इसमें कहा गया है कि 2 चीज़ों को और इसमें ऐड किया जाएगा। एक तो ई फार्मेसी, इसको भी ऐड करने की बात चल रही है। एक आपका है टेलीमेडिसिन, कि जो फ़ोन के द्वारा जो मेडिसिन उपलब्ध कराई जाती है, प्रिस्क्रिप्शन उपलब्ध कराई जाती है, इन दोनों को भी इसके दायरे में लाने की बात कही गई है। तो अगर ये हो जाएगा तो ये 6 इसके फीचर्स हो जाएंगे। अभी के लिए 4 हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये
स्वतंत्रता दिवस के दिन उपलक्ष्य इसको घोषणा किया गया है। उसका देखिए अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अभी इन्होंने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद एक और देखिए, संयुक्त अरब अमीरात जो यूएई है वो इजराइल के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला खाड़ी का पहला देश बन गया। कहाँ का? खाड़ी का। ठीक है, अरब का ये तीसरा देश है। अगर अरब की बात करेगा तो अरब का ये थर्ड कंट्री है। अगर खाड़ी देश गल्फ कंट्रीज़ की बात करेगा तो गल्फ कंट्रीज में ये पहला देश है। ठीक है, तो ये इजराइल के साथ समझौता हासिल कर लिया। इसका मतलब कि इसकी एम्बेसी वहाँ खुलेंगे, उनके साथ जो विदेश संबंध है वो बनाए जाएंगे, जो कि पहले नहीं था, क्योंकि गल्फ का अरब का वार चलता है इजराइल के साथ, तो उस परिस्थिति को देखते हुए ये नहीं था। अब इसका हाल ही में ये बहुत बड़ी घटना हुई है जिसमें यूएई ने अपने विदेशी संबंध इजराइल के साथ शुरू किए हैं। उसके बाद देखिए, आदिवासी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है एक स्वास्थ्य है और एक क्या है, आलेख नाम का। ये एक स्वास्थ्य संबंधी पोर्टल है। इसमें स्वास्थ्य संबंधी इस पोर्टल में क्या जानकारी दी जाएगी कि जो ट्राइबल्स हैं हमारे यहाँ, उनके स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर और न्यूट्रिशन। ठीक है, एक हो गया पोषण, एक हो गया स्वास्थ्य, इसके बारे में जानकारी दी जाएंगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस दिए जाएंगे, कब क्या करना है, पोषण के लिए क्या करना है। उसके बाद एक आलेख रखा गया। आलेख क्या है? एक न्यूज़ लेटर है। ठीक है, एक तरह से आप मैगजीन समझ लीजिए। ये साल में 4 बार आएगा, मीन्स क्वार्टरली बेसिस पे आएगा, और इसके बारे में जो भी इस क्षेत्र में काम हो रहे होंगे, किस क्षेत्र में, ट्राइबल्स के स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में जो भी काम हो रहे होंगे, उनके बारे में इस न्यूज लेटर में आर्टिकल्स आएंगे। क्लियर है? तो याद रखिएगा, स्वास्थ्य जो काम करेगी, आलेख जो उसके बारे में एक तरह से रिपोर्टिंग करेगी। तो ये आदिवासी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद देखिए, कर्नाटक राज्य सरकार ने मैसूर और बीदर, किसके बीच में? मैसूर और बीदर के बीच में औद्योगिक गलियारे का निर्माण करेगी। इसका मतलब जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये कहाँ बनाया जा रहा है? मैसूर से बीदर के बीच में। उसके बाद देखिए, ये विश्व का सबसे ऊंची पियर ब्रिज का निर्माण की जा रही है मणिपुर में। ये इंडियन रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इंडियन रेलवे द्वारा किया जा रहा है। और इसको कर कौन रहा है? तो जो इंडियन रेलवे का जो जोन है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन, ये इसका निर्माण करा रहा है मणिपुर में। और अगर हम जगह की बात करें तो इजाई करके जगह है, और इसकी जो हाइट है 141 मीटर है। ठीक है, अभी जो हाईएस्ट वर्ल्ड में था वो क्या था? 139, ये मोंटीनेग्रो में था। अभी ये जब बन जाएगा तो ये सबसे हाइट है, ये इसका आधा काम हो चुका है। तो ये याद रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची पियर ब्रिज मणिपुर में बन रही है। ठीक है, रेलवे ब्रिज है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट्स में अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास को, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी है मद्रास है, उसको सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग दिया गया है। क्लियर है? उसके बाद देखिए, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, जो कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के कदम में एक चैलेंज रखा गया था। इसमें क्या था कि जो हमारी जो इंफॉर्मेशन एंड टेलीकॉम मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा ये आयोजन किया गया था। और इसमें आत्मनिर्भर भारत के द्वारा जो हम कह रहे हैं कि हमें सारी चीज़ें घर में बनानी, सारी चीज़ें हमें डोमेस्टिकली बनाना, उसी क्षेत्र में जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर है, उसके लिए एक चैलेंज रखा गया है। इसमें क्या किया गया था कि जो भी इनोवेशन है, इनोवेशन स्टार्टअप और स्टूडेंट को इसमें शामिल किया गया था इस चैलेंज में, ताकि जो हमारी ज़रूरतें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में वो पूरा किया जा सके। क्लियर है? उसके बाद देखिए, अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2020 आया है। तो इसके बारे में कुछ हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए, ये जारी कौन करता है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, मीन्स यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसको क्या किया गया है कि समग्र रैंकिंग जारी करने के बजाय, कि मतलब होलिस्टिकली, एक ऐसा नहीं कि सबको एक यूनिट मान के किया जाए, वैसा नहीं किया गया। सारे शहरों को और सारे इलाकों को जनसंख्या के आधार पर बांट लिया गया है। उसके बाद रैंकिंग की गई, इतने से इतने रेंज के बीच में, इतने से इतने रेंज के बीच में कौन सिटी अच्छा है, कौन ख़राब है,
क्लियर है। तो इनको जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। तो उसी आधार पर देखिए कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो सबसे पहली अगर हम सर्वे देखें तो उसमें सबसे साफ शहर कौन है? इंदौर। सेकंड नंबर पे सूरत, थर्ड नंबर पे नवी मुंबई। तो ये 10 लाख से प्लस आबादी वाले शहरों का ये सर्वे है। उसके बाद अगर हम बात करें 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों का, तो उसमें पहला नंबर अंबिकापुर, ये जो छत्तीसगढ़ में है। फिर उसके बाद मैसूर, फिर नई दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा नई दिल्ली है, ये दिल्ली का एक पार्ट है। ठीक है, दिल्ली नहीं, नई दिल्ली लिखिएगा। दिल्ली पूरा स्टेट को दिल्ली बोलते हैं, ये एक जगह है नई दिल्ली। ठीक है, तो ये नई दिल्ली का इलाका है, ये है थर्ड नंबर पे। उसके बाद 1 लाख से कम आबादी वाले शहर, पहला है कराड़, दूसरा है ससवाद और तीसरा है लोनावला। ये तीनों के तीनों महाराष्ट्र में आते हैं। मीन्स 1 लाख से कम आबादी वाले स्वच्छ शहरों में महाराष्ट्र के ही तीन शहर हैं, कराड़, ससवाद और लोनावला। क्लियर है। अब देखिए एक इसमें और भी दिया गया है कि जो कैंट एरिया होते हैं, मीन्स जो छावनी वाले एरिया होते हैं, उसमें जालंधर को शीर्ष रैंकिंग दिया गया है। ठीक है, कैंट वाले शहरों में जालंधर हो गया। अगर हम कैपिटल्स की बात करें, राजधानियों की बात करें, तो नई दिल्ली सबसे स्वच्छ राजधानी है। उसके बाद अगर एक और डाटा देखिए कि 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय, जो अर्बन लोकल बॉडीज अगर 100 से अधिक हैं जिस स्टेट की, उन स्टेटों में सबसे अच्छा करने वाला, सबसे स्वच्छ का राज्य का दर्जा किसको दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ को, 100 से अधिक यूएलबीज में। क्लियर है। और 100 से कम यूएलबी में किसको दिया गया है? तो झारखंड को। क्लियर हो गया। दो राज्यों में से कौन सा है? एक छत्तीसगढ़, जिसमें 100 से ऊपर यूएलबी जो भी स्टेट की आती हैं उनका सर्वे में छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ पाया गया है। और अगर 100 से कम यूएलबी जिस स्टेट्स की हैं, उनके सर्वे में झारखंड को पाया गया है सबसे स्वच्छ। क्लियर है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा 100 यूएलबीज का इसमें कैटेगराइजेशन है। उसके बाद देखिए दक्षिण कैलिफोर्निया रेगिस्तान में जो डेथ वैली है यूएसए में, उसका जो फर्नेस क्रीक जगह है, वहाँ अभी हाल ही में 1913 के बाद सबसे उच्चतम हवा का तापमान दर्ज किया गया है। क्लियर है। तो ये इस सेंचुरी का, आप मोटा मोटी मान सकते हैं कि इस सेंचुरी का सबसे ज़्यादा गर्म तापमान दर्ज किया गया है। तो ये जगह का नाम क्या है? फर्नेस क्रीक। ठीक है, कि अगर पूछे कितना, तो 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ दर्ज किया गया है। उसके बाद देखिए एक इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार लेकर आई है। ये योजना शहरी गरीब जो हैं उनके लिए लेकर आया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि 8 रुपये में गुणवत्ता वाली खाना देना है। ठीक है, कैसी गुणवत्ता वाली खाना देना, ताकि कोई भूखे न रहे, जो शहरी गरीब हैं उनके लिए वो भूखे न रहें, इसलिए किया गया है। और ये राजस्थान के सभी 213 नगर जो शहरी विकास जगह हैं, वहाँ सभी जगह चलाया जाएगा। मतलब ये पूरा हॉलिस्टिक पूरे राजस्थान में चलाया जाएगा। उसके बाद इसमें क्या, अगर इसमें गणना की गई तो उसमें क्या बोला गया है कि लगभग, जो गुणवत्ता की बात की गई उसमें क्या है कि लगभग 100 ग्राम तो दाल होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि 100 ग्राम सब्जी होनी चाहिए, कि मतलब 100 ग्राम तो सब्जी भी होनी ही चाहिए। और उसके बाद बोला गया है कि 250 ग्राम चपाती होनी चाहिए, जो रोटी होती है। उसके बाद साथ में अचार होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए इस खाने में, जो 8 रुपये में भोजन देगी शहरी ग्रामीणों को जो राजस्थान सरकार, उसमें इतना तो होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा, राजस्थान सरकार इंदिरा रसोई योजना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने चीन का मुकाबला करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल लॉन्च करने का निर्णय लिया है। मीन जो ये सप्लाई चेन फ्लेक्सिबिलिटी है, जो इनिशिएटिव है, ये किस किस देशों ने मिलकर निर्णय लिया है? तो इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। किसको काउंटर करने के लिए? चाइना। देखिए चाइना क्या है, अभी जो भी हमारा जो एक्सपोर्ट का, पूरा वर्ल्ड का अगर एक्सपोर्ट का व्यू देखेंगे, तो चाइना क्या करता है, हर एक जगह सप्लाई में कहीं किसी न किसी पार्ट पर इसका कब्जा है। क्लियर है। तो अगर आप किसी एक पार्ट को भी अगर आप रोक देंगे, तो आपकी पूरे के आगे के मैन्युफैक्चरिंग, आगे के सिस्टम पूरा बंद हो जाएगा। तो ये जो सप्लाई चेन पर चाइना का कब्जा हो गया है, इसको दूर करने के लिए इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ताकि इसकी निर्भरता कम की जाए, इसलिए इन्होंने सप्लाई चेन फ्लेक्सिबल इनिशिएटिव लेकर आए हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अभी राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है हाल ही में।
तो इसमें क्या है कि इसमें कई तरह के खेल दिए जाते हैं। एक तो राजीव गांधी खेल रत्न है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, अर्जुना अवार्ड है, तो कई सारे होते हैं। उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो इस बार पहली बार 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो पहला याद रखिएगा विनेश फोगाट, ये कुश्ती है, महिला कुश्ती में। उसके बाद रानी रामपाल, ये हॉकी इंडिया की कैप्टन है। उसके बाद रोहित शर्मा क्रिकेटर। उसके बाद मरियप्पन टी है, ये थिंगावलू है, ये पैरा एथलेटिक है, ये पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उसके बाद मनिका बत्रा, ये टेबल टेनिस की प्लेयर हैं। तो याद रखिएगा पहली बार 5 लोगों को एक साथ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। तो याद रखिएगा अर्जुन अवार्ड और जो द्रोणाचार्य वगैरह है उसमें इतना ज़्यादा रहता है कि आपका वहाँ से पूछेगा नहीं। अगर कोई स्टेट का किसी प्लेयर को मिला, जब आप स्टेट का एग्जाम दें तो उस स्टेट के प्लेयर्स को देख लीजिएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए, एनआरए जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है अभी हाल ही में, उसके द्वारा जो संचालित एग्जाम होगी सीईटी, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट ही पास करने के बाद आप जब कोई फॉर्म आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का तो आप भर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस सेट के स्कोर कार्ड पर नौकरियां प्रदान करने के लिए किसने घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश। ये पहला स्टेट है जिसने बोला है कि ये सेट का जो आपका स्कोर होगा उसके आधार पे ये आपको नौकरी पे रख लेगी। मीन्स अपना अलग से हो सकता है प्रीलिम्स ना करा, डायरेक्ट एक कट ऑफ दे करके डायरेक्ट मेंस कराए या ना भी कराए। तो ये मध्य प्रदेश सरकार का योजना है, ठीक है। अब देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हरित पथ, ठीक है, हरित पथ नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसमें देखिए नाम से आपको लग रहा है कि ये जो रोड हैं, जो पथ होते हैं, उसके ग्रीनरी की बात की गई है। तो इसमें क्या है कि ये मॉनिटर करेंगे जो भी पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उसके बारे में। उसका क्या, तो एक तो ग्रोथ, दूसरा लोकेशन, कि कहीं अगर पेड़ का टेंडर दिया गया था वो वहाँ उस लोकेशन पे है कि नहीं है। उसके बाद वो किस स्पेसीज़ का है, उसका डिटेल, ठीक है। उसके बाद फोटोग्राफ्स लेकर उसको अपलोड करने होंगे उस ऐप पे, पिक लेके अपलोड करने हैं। तो इससे होगा क्या कि जो भी हमारा ये जो अपडेशन है, इससे हमको वहाँ की रियल टाइम डाटा आपको मिल जाएगा। और ये हर एक 3 महीने में, 3 मंथ्स में आपको इस डाटा को अपलोड करना है, ठीक है। और इसको पेमेंट के साथ लिंक कर दिया गया है कि जो भी वेंडर होगा जिसको ये काम दिया गया रहेगा उसको ये सब अपना प्रूफ दिखाना है, तभी उसका पेमेंट रिलीज़ होगा, वरना पेमेंट रिलीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा कदम है। उसके बाद देखिए आईएनएक्स समूह, जो आईएनएक्स है वो टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की आधिकारिक प्रायोजक होगा, ठीक है। तो ये जो टाइटल स्पॉन्सर किसको मिल गया? आईएनएक्स को। जो इंडिया की टीम ओलंपिक जाएगी, जो 2020 में होना, जो अब 2021 में होगा, उसमें क्या होगा? आईएनएक्स उसका प्रायोजक रहेगा। फिर ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नौकरी खोजने में मदद करने के लिए गूगल ने भारत में कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया है, ताकि जो जॉब सीकर्स हैं उनको आसानी हो और जिनको जॉब देना है उनको भी आसानी हो। तो इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है गूगल ने, कोरमो जॉब्स ऐप करके। नेक्स्ट देखिए, ड्रीम 11 आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर 2020 की बन गई है। तो अभी हाल ही में आप जैसा पिछले वीडियो हमने देखा था कि वीवो का कैंसिल कर दिया गया है जो टाइटल स्पॉन्सर का राइट था, तो उस राइट्स के बारे में फिर से बोली लगी और किसको मिला? ड्रीम 11, एक फैंटेसी लीग कराती है ड्रीम 11, तो इस कंपनी को मिला है। तो इसका नाम हो जाएगा ड्रीम 11 आईपीएल, क्लियर है। एमसीएक्स जो हमारा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, उसने पहला बुलियन इंडेक्स, बुलडेक्स, क्या नाम है इसका? बुलडेक्स, ठीक है, इंडिया का पहला बुलियन इंडेक्स लॉन्च किया है। तो बुलडेक्स क्या होता है? देखिए, बुलियन क्या होते हैं? जैसे गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर, जो धातुएं होती हैं उस पे। तो इन्होंने कहा कि ये आप अलग अलग आप इसका ब्यौरा रखें, अलग अलग तरीके से आप इसको अपना हेजिंग करें, अलग अलग तरीके से पैसा लगा, उससे अच्छा कि इन दोनों को कंबाइन करके क्या किया गया है? एक इंडेक्स बना दिया गया है, ताकि किसी भी आदमी को एक बहुत आसान पड़े शेयर खरीदना, शेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो इसीलिए बुलडेक्स लॉन्च किया गया। याद रखिएगा गोल्ड और सिल्वर का है, गोल्ड को इसमें लगभग 70% दिया गया है वेटेज, और सिल्वर को 30% वेटेज दिया गया है, क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट देखिए, एचडीएफसी ने सशस्त्र बलों के लिए सौर केजीसी, ठीक है, लॉन्च किया है।
इसका क्या नाम रखा गया है, सौर केजीसी। इसमें ये मुख्यतः क्या करेंगे, जो इस कार्ड को होल्डर रहेगा उस कार्ड होल्डर को ये एग्रीकल्चरल लोन देंगे, ठीक है, एग्री लोन देंगे। और इनका जो टारगेट है, जो हमारे यहाँ 45 लाख के लगभग जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स हैं, इनके लिए स्पेशल है, ताकि इनको कभी लोन की ज़रूरत ना पड़े, साख की ज़रूरत के लिए आप दौड़ना ना पड़े। इसलिए HDFC की तरफ से ये 100 KGC कार्ड का एक प्रस्ताव दिया गया है। उसके बाद देखिए PM मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की घोषणा की है। देखिए ये क्या है कि जो सोलर हमारे यहाँ जो पैनल होते हैं, उसके बाद जो ग्रिडिंग होती है, उसमें इन्होंने एक 2018 में ही ये बात की थी, फिर अभी इसकी अच्छे से पूरे सिस्टमेटिक घोषणा किया गया है। इसमें बोला गया है कि सन नेवर सेट्स, मतलब सूरज कभी नहीं डूबता। तो होता क्या है कि अगर आप सोलर सिस्टम पर हैं तो आप जब दिन रहेगा तब तो आपको बिजली मिल जाएगी, पर अगर रात हो गया तो क्या होगा, बिजली नहीं मिलेगी। लेकिन क्या है, उसी समय ये सन वर्ल्ड के किसी और जगह पे दिन होगा वहाँ, ठीक है, तो उस दिन का वहाँ पर सोलर एनर्जी हो रही होगी। तो इनका क्या बोलना है कि हम सभी जो भी 140 कंट्रियों का इसमें दिया गया है ब्यौरा, 140 कंट्रियों को अगर हम एक ही ग्रिड से जोड़ दें तो क्या होगा, कहीं ना कहीं दिन होगी, कहीं रात होगा, कहीं दिन होगा। तो जहाँ भी दिन होगा वहाँ से ये एनर्जी कलेक्ट करती जाएगी, ये पूरे ग्रिड में ये एनर्जी रहेगी। तो क्या जो हमारा जो डिमांड है एनर्जी का, वो सोलर के इस्तेमाल से यहाँ पर दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना। पूरे देश का एक सोलर ग्रिड लगाया जाए, जिससे कि सारे लोगों को बिजली मिले। और वो चार्ज कहाँ से हो, तो वो उसकी चार्जिंग सब जगह हो, ताकि जहाँ जहाँ भी सन रेज पड़े वहाँ वहाँ वो पूरा चार्ज हो जाए और सिस्टम आपका चलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, IISc और इसरो ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष ईंटों के निर्माण के लिए प्रोसेस पूरा किया। ये एक रिसर्च कर रहे थे प्रोसेस का, इसमें उन्होंने पूरा कर लिया है कि जो लूनार सरफेस पे जिस तरह की मिट्टी है उससे कैसे ब्रिक्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, IISc जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलोर में, और इसरो जो संस्था है हमारे यहाँ स्पेस की, इन दोनों ने मिलकर किया है। और 1000 दिनों में सभी गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। मीन्स ये काम पूरा कब कर लिया जाएगा, 1000 दिनों में जो भी इंडिया के गांव हैं सबको ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ लिया जाएगा। ये घोषणा अभी मोदी जी ने की है। 1000 दिनों का मतलब आप मोटा मोटी मान लीजिए 3 साल में आपको पूरे इंडिया के सभी गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, एप्पल $2 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बन गई। कितना, 2 ट्रिलियन मार्केट कैप, ठीक है, एम कैप। ये पहली कंपनी है जो इतना ऊपर तक गई है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पे। तो याद रखिएगा, एप्पल कंपनी का नाम है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ नियुक्तियां हैं इंपॉर्टेंट इस पूरे हफ्ते की। एक तो है राकेश अस्थाना, जिनको कभी BSF का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। फिर उसके बाद सत्यपाल मलिक, इन्हें अभी गवर्नर ऑफ मेघालय बनाया गया है। उसके बाद लुइस रोडोल्फ अबिनादेर, इनको डोमिनिका रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बने हैं ये, क्लियर है। उसके बाद राजीव कुमार अभी हाल ही में न्यू इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं। उसके बाद देखिए कुछ निधन हैं, जिसमें चेतन चौहान जो पूर्व क्रिकेटर थे, यूपी में ये मंत्री भी थे, यूपी मिनिस्टर भी थे ये। उसके बाद पंडित जसराज, जो कि इंडियन क्लासिकल सिंगर थे, वोकलिस्ट थे ये। उसके बाद निशिकांत कामत, ये इंडियन फिल्म मेकर थे, ये डायरेक्टर, कई फिल्मों में इन्होंने डायरेक्शन का काम किया है। उसके बाद रसल क्रीस, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। अगर थोड़ा और डिटेल में जाने तो जो पिक्सल जो होता है, जैसा आप देखे होंगे कैमरा में, वो जो पिक्सल है उसकी खोज इन्होंने ही की थी। तो इनके भी हाल ही में निधन हो गया इनका। उसके बाद बुक्स में देखिए कि फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर 1972-1920, क्लियर है। तो इस बुक को किसने लिखा है, अर्जुन सुब्रमण्यम ने, ठीक है। किसने, अर्जुन सुब्रमण्यम ने। बुक का नाम क्या है, फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वॉर 1972-2020, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, अर्जुन सुब्रमण्यम, क्लियर है। तो ये 3rd वीक आपका कंप्लीट हो गया अगस्त का।
1 वीक का और लेकर आऊँगा तब अगस्त क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जुलाई का पूरा हो गया था, अगस्त का पूरा हो गया है। तो आप ये 1 लाइनर क्लियर इससे ज़्यादा कहीं से नहीं आने वाला। तो थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका इसको PDF चाहिए डायरेक्ट तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ट्विटर पे हम इससे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। अब हम क्वेरी पूछ सकते हैं वहाँ। ठीक है, तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।